हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 का दूसरा अध्याय के बारे में। इसमें सभी क्वेश्चन वगैरह को देखेंगे हम कि किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे और पूरा डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, इसमें जो है दूसरे अध्याय में क्या रखा गया है, तो ये रजिस्ट्रीकरण को रखा गया है। इसके अंतर्गत कलर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। रजिस्ट्रार तथा अन्य अधिकारी के बारे में इस अध्याय में बताया गया है। देखिए, राज्य सरकार राज्य के किसी व्यक्ति और सहकारी सोसाइटी का रजिस्ट्रार नियुक्ति करेगी और निम्नलिखित प्रयोगों के एक या अधिक अधिकारी को इस हेतु नियुक्त कर सकेगी कि वे उसकी सहायता कर सकें। कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी हैं, एक राज्य सरकार के किसी व्यक्ति को सहकारी सोसाइटी के लिए रजिस्ट्रार नियुक्त करेगी और उसके लिए ये जो अधिक अधिकारी जो होंगे नियुक्त कर सकेगी प्रवर्गों के लिए एक या अधिक। तो उसमें क्या क्या सम्मिलित है, कहने का मतलब क्या हो सकता है कि सहकारी सोसाइटी का अपर रजिस्ट्रार हो सकता है, सहकारी सोसाइटी का संयुक्त रजिस्ट्रार हो सकता है, या सहकारी सोसाइटी का उप रजिस्ट्रार हो सकता है। अगला है सहकारी सोसाइटी का सहायक रजिस्ट्रार हो सकता है। और नेक्स्ट है अधिकारियों के ऐसे अन्य प्रवर्ग जो कि विहित किए जा सकेंगे। ये सभी जो है रजिस्ट्रार और अन्य अधिकारी के अंतर्गत आता है। आगे जानते हैं, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्ति किए गए अधिकारी कौन? नियुक्ति किए गए अधिकारी इस अधिनियम द्वारा उसे अधीन रजिस्ट्रार को प्रदत्त की गई ऐसी शक्तियां का तथा इस अधिनियम द्वारा उस अधीन रजिस्ट्रार पर अधिरोपित किए गए ऐसे कर्तव्यों का, जैसा कि राज्य सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा निर्देश दे, प्रयोग तथा पालन ऐसे क्षेत्रों के भीतर करेंगे जैसे कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे। तो पहला जो है इसमें जो पॉइंट देखिए, परंतु क्या हो सकता है कि अपर रजिस्ट्रार या संयुक्त रजिस्ट्रार से भिन्न किसी भी अधिकारी को इस बात के लिए विनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा। वह धारा 78 के अधीन अपीलों की सुनवाई करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है, रजिस्ट्रार की सहायता करने के लिए नियुक्ति किए गए अधिकारी रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे और उसके साधारण मार्गदर्शन, पर्यवेक्षण या नियंत्रण के अधीन कार्य करेंगे। कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रार की जो सहायता के लिए जो व्यक्ति को जिस अधिकारी को रजिस्ट्रार के अधीनस्थ होंगे, यानी कि जो अधिकारी रजिस्ट्रार के अंतर्गत होंगे, उसके नीचे में होंगे, तो उसका वे सिंपल सा मार्गदर्शन करेंगे, पर्यवेक्षण करेंगे उसका, और नियंत्रण के अधीन जो है कार्य करेंगे। चौथा पॉइंट देखते हैं इसमें, जो सोसाइटियां जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी वो किसके अधीन होगा? तो इस अधिनियम के उपबंधों के अत्यधीन रहते हुए किसी भी सोसाइटी को जिसका उद्देश्य या अपने सदस्यों के आर्थिक हित या उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना हो, या किसी ऐसी सोसाइटी को जो कि किसी ऐसी सोसाइटी की संक्रियाएं को सुकर बनाने के उद्देश्य से स्थापित हो, इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया जा सकेगा। कहने का मतलब ये है कि देखिए, जो भी सोसाइटियां होंगी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेंगी वो उसके अत्यधीन होना चाहिए, और यह एक ऐसी सोसाइटी होना चाहिए जिसका एक उद्देश्य अपने सदस्यों के आर्थिक हित के लिए हो। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है आपका कि सोसाइटी जो रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी वो किसके अधीन होना चाहिए? तो देखिए, ये तो एक अधीन रहते हुए ऐसी सोसाइटी जो है रजिस्ट्रीकृत होगी जो उद्देश्य वह अपने सदस्यों के हित के लिए हो, और या तो उनके साधारण कल्याण को सहकारी सिद्धांतों के अनुसार संप्रवर्तित करना होगा। ये इसका मेन पॉइंट है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित सोसाइटियों का रजिस्ट्रीकरण
कोई सोसाइटी परिसीमित या अपरिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी, परंतु क्या होगा जब एक राज्य सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देशित न करे किसी ऐसी सोसाइटी का जिसकी की सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो या दायित्व परिसीमित हो। परिसीमित और अपरिसीमित का मतलब, कहने का मतलब हो कि एक लिमिट सीमा तक, जैसे हम एक बाउंड्री बना लें तो इसके अंदर में क्या हो जाएगा, परिसीमित होगा, और इसके बाहर जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, अपरिसीमित कहलाएगा। तो जो भी दायित्व होगा सोसाइटी का वो एक रजिस्ट्रीकृत होगा, किसके अंतर्गत, परिसीमित और अपरिसीमित के अंतर्गत। अगला पॉइंट देखते हैं, छठवां पॉइंट देखते हैं इसमें। देखिए अब ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से कि रजिस्ट्रीकरण की शर्तें क्या क्या हो सकती हैं। तो रजिस्ट्रीकरण की शर्तें देखिए, जिस सोसाइटी के सदस्य कोई अन्य सोसाइटी हो या उस सोसाइटी से भिन्न कोई भी सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी यदि वह कम से कम ऐसे 20 व्यक्तियों से मिलकर न बनी हो, या जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा 11 के अधीन संविदा करने के लिए सक्षम हो, तथा जो निकट के नातेदार न हो, भिन्न भिन्न कुटुंबों के हों, और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में सदस्यों को उधार दी जाने वाली निधियों को सृजित किया जाना सम्मिलित हो। इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जाएगी यदि ऐसे व्यक्ति उस दशा में, सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, या उसी नगर या ग्राम में या ग्रामों के किसी समूह में निवास करते हों। तो कहने का मतलब ये है कि रजिस्ट्रीकरण की जो शर्तें होंगी, पहला तो ये शर्त होगा कि जो भी सोसाइटी के सदस्य होंगे वो किसी अन्य सोसाइटी के ना हो। मतलब यह एक सोसाइटी का जो सदस्य है ये दूसरे सोसाइटी के सदस्य ना हो, मतलब यहाँ पे सदस्य है तो इसका सदस्य ना हो। दूसरा, यदि वह कम से कम ऐसे 20 व्यक्तियों से मिलकर ना बना हो, यानी कि कम से कम 20 व्यक्तियों से मिलकर ना बना हो वो सोसाइटी, जो भारतीय संविधान अधिनियम 1872 के अधीन संविदा के लिए सक्षम हो और जिन निकट के नातेदार ना हो, ये सभी इनकी रजिस्ट्रीकरण की शर्तें हैं। साथ साथ भिन्न भिन्न कुटुंबकों का हो, और उस दशा में जबकि सोसाइटी के उद्देश्यों में उसकी सदस्यता का उधार दी जाने वाली निधियों का सृजित किया जाना सम्मिलित हो। अब अगला जो शर्तें हैं, ये इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत नहीं की जा सकेगी यदि ऐसे व्यक्ति उस दशा में, सिवाय जबकि रजिस्ट्रार साधारण या विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश दे, या उसी नगर या ग्राम या ग्रामों के समूह में निवास ना करता हो। परंतु देखिए क्या बात है यहाँ पर कि परंतु जो विद्यार्थी के फायदे के लिए बनाई गई कोई सोसाइटी, किसके, विद्यार्थियों के फायदे के लिए बनाई गई सोसाइटी इस बात के होते हुए भी रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी ऐसी सोसाइटी के सदस्यों ने उस विधि जिसके अधीन हुए हैं के अनुसार वयस्कता की आयु प्राप्त न की हो। और भी परंतु है, एक और है ये चीज़ें कि यह और भी रजिस्ट्रार न्यूनतम सदस्यता की शर्तें को या ऐसी सोसाइटी के लिए हैं जो किसी संगठन या स्थापना के कर्मचारियों के कल्याण के संगठित की गई शिथिल कर सकेगा। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये याद रखते जाइए आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला देखिए, परंतु यह भी और भी एक ये है कि किसी प्राथमिक सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रीकरण समय कम से कम 33% महिला सदस्य होंगे। तो ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि रजिस्ट्रीकरण के लिए जो शर्तें होती हैं वहाँ पर जो महिलाएं हैं वो कितने प्रतिशत सदस्य होंगे, तो यहाँ पर 33% जो है सदस्य होंगे। परंतु यह भी रजिस्ट्रार पर्याप्त कारणों से महिला सदस्यों की विहित प्रतिशतता की शर्तों को शिथिल कर सकेगा। नेक्स्ट देखिए, इसी में जो पॉइंट है, जब परिसीमित होगा या किसी भारतीय भाषा में या उसका पर्याय प्रत्येक ऐसी सोसाइटी के जो कि इस अधिनियम के अधीन
परिसीमित दायित्व सहित रजिस्ट्रीकृत की गई हो या नाम में अंतिम शब्द होगा। ये भी इसकी एक शर्तें होंगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, 7वां पॉइंट है, ये रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन। अब देखिए रजिस्ट्रीकरण की जो शर्तें हैं वो तो आपको पता चल गया, ठीक है। अब रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए रजिस्ट्रीकरण के लिए जो आवेदन होगा वो होगा कि रजिस्ट्रीकरण के प्रयोजनों के लिए किसी सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने के लिए आवेदन विहित प्रारूप से रजिस्ट्रार को किया जाएगा। यानी कि देखिए जो रजिस्ट्रीकरण होगा तो आवेदन जो देंगे वो किसको देंगे, रजिस्ट्रार को देंगे, और उसके साथ सोसाइटी को प्रतिस्थापित उपविधियों की 4-4 प्रतिलिपियां संलग्न करनी पड़ेगी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि कितनी प्रतिलिपियां जो है संलग्न करनी पड़ती है आवेदन देने के लिए, तो 4-4। और रजिस्ट्रीकरण के लिए किसको आवेदन देना पड़ता है, तो रजिस्ट्रार को आवेदन देना पड़ता है। वह व्यक्ति जिसकी ओर से ऐसा आवेदन किया जाए जो सोसाइटी के बारे में ऐसी जानकारी देगा जैसी कि रजिस्ट्रार अपेक्षित करेगा। अब आवेदन किस प्रकार से होगा ये समझिए। किसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई अन्य सोसाइटी के ना हो, ये एक तो शर्त में भी आ गया और आवेदन में भी आ गया, और कम से कम ऐसे व्यक्तियों द्वारा जो धारा 6 की अपेक्षताओं के अनुसार अहिर्त हो, जो धारा 6 में जो चीज़ें लिखी गई हैं उसके बारे में अहिर्त हो, यानी कि उसकी पात्रता होनी चाहिए। अगला देखिए, इसी में किसी सोसाइटी की दशा में जिसकी सदस्य कोई रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो या प्रत्येक ऐसी रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी की ओर से किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जो सम्यक रूपेण या प्राधिकृत किया गया हो, और जहां उस सोसाइटी के समस्त सदस्य रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी के ना हो, वहां 10 अन्य सदस्यों द्वारा, या जब अन्य सदस्य 10 से कम हो तो उन सबके द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना चाहिए। मतलब एक सोसाइटी है जिसको हम रजिस्ट्रीकृत करेंगे तो वहाँ पर कम से कम 10 सदस्य हों या 10 से कम भी हो तो उसके द्वारा क्या है, हस्ताक्षरित करना चाहिए, यानी कि उनकी साइन होना चाहिए। ठीक है, ये बात कही गई है इसमें। नेक्स्ट है कतिपय प्रश्नों को विनिश्चित करने को रजिस्ट्रार की शक्ति। देखिए जो भी प्रश्न रहेगा उसको रजिस्ट्रार को एक शक्ति प्रदान होती है कि इसको वो खारिज कर सकता है, ख़त्म कर सकता है। तो जैसे जहाँ की किसी सोसाइटी को बनाए जाने या उसका रजिस्ट्रीकरण किया जाने या उसके बने रहने के संबंध में, या किसी व्यक्ति को किसी सोसाइटी के सदस्य के रूप में स्वीकृत किए जाने के संबंध में कोई ऐसा प्रश्न उद्भूत हो कि कोई व्यक्ति कृषक हैं, क्या है यहाँ पर, या तो कृषक हैं या नहीं हो तो, अथवा कोई व्यक्ति किसी विशेष क्षेत्र में निवास करता रहता हो, या ये भी नहीं है तो कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट वर्ग या उपजीविका से संबंधित हो, और ये भी नहीं है तो किसी सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की पात्रता के संबंध में ऐसा ही कोई अन्य प्रश्न उद्भूत हो। वहाँ ऐसा प्रश्न रजिस्ट्रार द्वारा विनिश्चित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि उसका जो परिणाम होगा, विनिश्चय यानी जो है परिणाम होगा, वही उनका अंतिम परिणाम होगा। अब देखो रजिस्ट्रीकरण कैसे होगा, तो रजिस्ट्रीकरण की बातें हैं, कुछ पॉइंट है वो समझते हैं। यदि रजिस्ट्रार का समाधान हो जाए कि किसी सोसाइटी ने इस अधिनियम के तथा नियमों के उपबंधों का अनुपालन किया है और यह किसी प्रस्थापित उपविधियां या इस अधिनियम या नियमों के प्रतिकूल नहीं हैं, तो वह उस सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत कर सकेगा। परंतु होगा क्या, देखिए किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा यदि रजिस्ट्रार की राय में उसके आर्थिक दृष्टि में कमज़ोर हो जाने की संभावना हो, या यह संभावना हो कि उसका किसी अन्य सोसाइटी में प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि जहां रजिस्ट्रार किसी सोसाइटी को या उसकी उपविधियों को रजिस्ट्रीकृत करने से इनकार कर देगा और वहां पर इनकार संबंधी आदेश उस इनकार के कारणों सहित आवेदन के प्रथम हस्ताक्षर को ससूचित करेगा। पॉइंट देखिए रजिस्ट्रीकरण में तीसरा पॉइंट जो है ये है कि रजिस्ट्रार जो है
किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्राप्त होने की तारीख से 90 दिन के भीतर विनिश्चित करेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा कि रजिस्ट्रार जो है सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के लिए जो आवेदन प्राप्त होता है उसको कितने दिन के भीतर में विनिश्चित कर देगा, यानी कि उसका परिणाम बता देगा कि ये रजिस्ट्रीकृत होगा या रजिस्टर होगा या नहीं। लेकिन देखिए इसमें कुछ बातें हैं, परंतु यदि रजिस्ट्रार पूर्वोक्त कालावधि के भीतर ऐसे आवेदन का निपटारा करने में असफल रहता है तो वह ऐसी कालावधि का अवसान होने की तारीख से 15 दिन के भीतर ऐसे आवेदन को अगले उच्च अधिकारी को और जहां रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण करेगा वहां उसको भेज देता है। कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्रार होंगे अगर 90 दिन के भीतर अगर 90 दिन के अंदर ये काम को नहीं कर पाते हैं तो आगे अगले 15 दिन तक है ना वो किसी अपर अधिकारी को, उच्च अधिकारी को क्या बोलते हैं, आवेदन को भेज दिया जाएगा और रजिस्ट्रार स्वयं रजिस्ट्रीकरण अधिकारी है वहाँ राज्य सरकार को निर्देशित करेगा। अब राज्य सरकार क्या करेगी, जो इसके द्वारा आवेदन प्राप्त होगा उसको तारीख से 2 माह के भीतर, जो प्राप्त तारीख होगा उस तारीख से 2 माह के भीतर उसका निपटारा कर दिया जाएगा। और ऐसे उच्च अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा कालावधि के भीतर आवेदन का निपटारण करने में असफल रहने पर सोसाइटी और उसकी उपविधियां रजिस्ट्रीकृत कर समझी जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि लास्ट में सीधी सी बात एक रजिस्ट्रीकृत होना ही है उसको, तो उच्च अधिकारी राज्य सरकार के द्वारा उसको रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा। चौथा पॉइंट था कि रजिस्ट्रार इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत या अथवा रजिस्ट्रीकृत समझी गई सोसाइटी को एक रजिस्टर रखेगा, यानी कि एक रजिस्टर में उसको लिख दिया जाएगा। सोसाइटी का वर्गीकरण। अब सोसाइटी का वर्गीकरण किस प्रकार से होगा, देखिए सोसाइटी का वर्गीकरण, समस्त सोसाइटी का वर्गीकरण निम्न में एक या अधिक शीर्षों के अधीन करेगा। जैसे देखिए पहला जो होगा उपभोक्ता सोसाइटी हो सकता है, दूसरा है कृषि कर्म सोसाइटी, थर्ड है संघी सोसाइटी। सभी के बारे में हमने क्लास 1 में पढ़ा है, तो क्लास 1 आपने नहीं देखा अभी तक, यानी कि लेक्चर मेरा 4 आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर देखें, तभी आपको उपभोक्ता, कृषि कर्म और संघी ये सभी जो शब्द हैं अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला होगा देखिए इसमें चौथा जो सोसाइटी होगा ये केंद्रीय सोसाइटी होगा, पांचवा है गृह निर्माण सोसाइटी, छठवां है विपणन सोसाइटी, सातवां है बहुप्रयोजन सोसाइटी और आठवां है उत्पादक सोसाइटी, नौवां है प्रसंस्करण सोसाइटी और 10वां है संसाधन और 11वां है साधारण सोसाइटी और 12वां है औद्योगिक सोसाइटी। तो ये सभी सोसाइटी को याद रखिए, आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा जो है सोसाइटी के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता। अगर आप एक बार भी पढ़ लेंगे या याद कर लेंगे 2 बार तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से बना पाएंगे। देखिए परंतु किसी विशिष्ट वर्ग के सोसाइटी की संक्रिया को सुकर बनाने के लिए, सुकर मतलब अच्छा बनाने के लिए उद्देश्य से बनाई गई सोसाइटी उस वर्ग की सोसाइटी के रूप में वर्गीकृत की जाएगी जिस प्रकार रजिस्ट्रार उपधारा में जो विनिर्दिष्ट किए गए शीर्षों में से किसी एक शीर्ष के अधीन आने वाली सोसाइटियों का निम्नलिखित शीर्षों के अधीन भी वर्गीकरण कर सकेगा। अर्थात देखिए ये शीर्ष सोसाइटी भी हो सकता है, केंद्रीय सोसाइटी भी हो सकता है और प्राथमिक सोसाइटी भी हो सकता है। देखिए इसमें दूसरा पॉइंट जो है, रजिस्ट्रार लेखबंद किए जाने वाले कारणों से किसी सोसाइटी के वर्गीकरण को एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष में परिवर्तित कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि सोसाइटी के वर्गीकरण के बारे में रजिस्ट्रार का विनिश्चय अंतिम होगा, यानी कि जो भी वो बोल देगा वही उसका अंतिम परिणाम होगा। 11वां पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं, अध्याय 2 के 11वें पॉइंट के बारे में। देखिए सोसाइटी की उपविधियों का संशोधन। अब उसका संशोधन किस प्रकार से होगा, तो किसी सोसाइटी की उपविधियों का कोई भी संशोधन तब तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक इस अधिनियम के अधीन रजिस्टर में दर्ज न किया हो जिस प्रयोजन के लिए उस
उसे उस प्रस्तावित संशोधन की 4 प्रतियां विहित रीति में रजिस्ट्रार को भी भेजी जाएगी। यदि रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि प्रस्तावित संशोधन इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रतिकूल नहीं है, तब क्या करेगी सोसाइटी जो है लक्ष्यों और उद्देश्यों के या उसके विद्यमान उपविधियों में किसी भी उपविधि के प्रतिकूल नहीं है, तो वह संशोधन को रजिस्टर में दर्ज कर सकेगा। तीसरा पॉइंट है कि रजिस्ट्रार आवेदन सोसाइटी को सुनवाई कर अवसर दिए बिना उपविधियों को किसी संशोधन में रजिस्टर में दर्ज करने से इनकार नहीं करेगा। इतना ज़्यादा ये जो पॉइंट है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये याद रखिए यहाँ पर कि जो तारीख होगा वो 45 दिन के भीतर सोसाइटी को संसूचित करेगा। ठीक है, अगला देखिए 12वां जो है उपविधियों के संशोधन के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखिए आप इसे पॉज करके पढ़ लीजिए क्या चीज़ें हैं क्या नहीं बोलकर, बाकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। अगला देखिए नाम की तब्दीली। अब नाम की तब्दीली कैसे होगा, अगर कोई सोसाइटी बन गया है उसका नाम को कैसे बदला जा सकता है। तो देखिए इस उपविधियों में जो संशोधन होगा, तब्दील होगा, बदला जाएगा, तो ऐसी सोसाइटी या उसके सदस्य किसी सदस्य के या भूतपूर्व सदस्यों के मृत सदस्यों के किसी अधिकार या उनकी किसी बाध्यता पर कोई प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसी तब्दीली उस सोसाइटी द्वारा उसके विरुद्ध किसी अन्य विधिक कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण नहीं बनाएगी और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाहियाँ जो इस सोसाइटी द्वारा या उसके विरुद्ध या उस पूर्ववर्ती नाम से जारी रखी जा सकती है या प्रारंभ की जा सकती है, उसके नवीन नाम को इसी प्रकार से जारी रखी जाएगी या प्रारंभ की जाएगी। ठीक है, तो ये था हमारा 13वां पॉइंट, नाम की तब्दीली, यानी कि नाम को किस प्रकार से बदला जाएगा। चौथा है कि प्रमाण पत्रों का निश्चायक साक्ष्य, जो प्रमाण पत्र दिया जाएगा उसका साक्ष्य कैसे होगा। तो ये भी देखिए सोसाइटी इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत की जा सकेगी जब रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से या रजिस्ट्रार के प्रमाण पत्र से जारी करेगा, और ये ऐसा प्रमाण पत्र होगा जो सोसाइटी के सम्यक रूपेण या निश्चायक साक्ष्य होगा। ठीक है, ये था हमारा कथित प्रमाण का निश्चायक साक्ष्य होना। नेक्स्ट देखिए सोसाइटी के दायित्व का परिसीमित या अपरिसीमित में तब्दील किया जाना, यानी कि परिसीमित को अपरिसीमित बनाना और अपरिसीमित को क्या बनाना, परिसीमित बनाना। तो देखिए ये धारा 11 के उपबंधों के अत्यधीन रहते हुए सोसाइटी के उपविधियों में संशोधन करने पर दायित्व जो है परिसीमित से अपरिसीमित या अपरिसीमित से परिसीमित में बदला जाएगा। तो धारा 11 के उपबंधों से आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि परिसीमित को अपरिसीमित और अपरिसीमित को जो है परिसीमित में कब तब्दील किया जाएगा, किस धारा के उपबंध में लिखा गया है, तो ये बोल सकते हैं। ठीक है, ये उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं 16वां में सोसाइटियों का पुनर्गठन। अब देखिए जो सोसाइटी जो बंद हो चुकी हैं उसको जो है फिर से गठन करना है, तो क्या क्या है। तो पहला तो है प्रभावित सोसाइटी से अभिप्रेत होकर, दूसरा है परिणामी सोसाइटी से अभिप्रेत होकर। तो प्रभावित सोसाइटी क्या है, यह एक ऐसी सोसाइटी है या रीति है जो किसी भी रीति में स्वयं या पुनर्गठन को विनिश्चित करेगी। और परिणामी सोसाइटी वह है ऐसी सोसाइटी जो धारा 2 के खंड क में अधीन सम्मेलन के रूप में रखा गया है। नेक्स्ट देखिए कोई सोसाइटी, अब कोई भी सोसाइटी स्वयं के किसी अन्य सोसाइटी के साथ सम्मिलित करने या अपनी परिस्थितियों को क्या करना, परिस्थितियों बोला आस्तियों तथा दायित्वों को किसी अन्य सोसाइटी को पूर्णतः भागता और अंतरित करके, भंग करके या अंतरित करके, सीधी सी बात है ना, ये हो गया। अगला पॉइंट देखिए, इसमें इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बीच का अगर आपको पढ़ना है तो पॉज करके पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है अब आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट, देखिए सोसाइटियों का सहयोग। अब कुछ सोसाइटियों का जो सहयोग है
वो सहयोग कर सकेंगे, ये राज्य सरकार के उपक्रम के द्वारा ही सहयोग कर पाएंगे। ठीक है। अब दूसरा है सोसाइटियों की भागीदारी। अब कोई सोसाइटी एक दूसरे सोसाइटी का भागीदारी बनना चाहता है, मतलब ये इसका भागीदारी बनना चाहता है, तो वो भी भागीदारी बन सकता है। अगला है लोकहित में पुनर्गठन योजना बनाने की राज्य सरकार की शक्ति। तो देखिए, यदि राज्य सरकार का रजिस्ट्रार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर या अन्यथा यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में विकास कार्यक्रमों के सूचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए सोसाइटी या सोसाइटियों का पुनर्गठन किया जाना आवश्यक है, तो राज्य सरकार ऐसी पुनर्गठन स्कीम बना सकेगी जैसे कि वह आवश्यक समझे और उपरोक्त स्कीम को कार्यान्वित करेगी, यानी कि जो भी स्कीम होगा उसको लागू करेगी। देखिए, लेकिन परंतु क्या होगा अगर किसी सहकारी बैंक के मामले में रिजर्व बैंक को लिखित पूर्व मंजूरी आवश्यक होगी तब। दूसरा पॉइंट है इसमें, पुनर्गठन स्कीम जो है निम्नलिखित के संबंध में उपबंध होंगे कि पुनर्गठन की रीति होना चाहिए, पुनर्गठन की जो है प्रक्रिया होनी चाहिए, साथ में सदस्यता, रजिस्ट्रेशन, प्रबंध, आस्तियाँ और दायित्व, शक्तियाँ, अधिकार, हित, कर्तव्य, कर्मचारी विंदी, ऐसी सोसाइटी या सोसाइटियों की सेवा की शर्तें जो पुनर्गठन के पश्चात बनाई गई हो। अगला पॉइंट जो है, ऐसे अन्य प्रमाणिक, आनुवांशिक और अनुपूरक उपबंध जैसे कि आवश्यक हो। अन्य ऐसे विषय जैसे कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यक समझे जा सके। ठीक है, इतना पॉइंट था। अगला है देखिए जो 17वां है, दायित्वों के प्रति समुदाय के लिए समझौता या ठहराव तथा सोसाइटियों का पुनर्निर्माण करना भी इसके अंतर्गत आता है। अगला देखिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट जो पढ़ते हैं इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बीच का आपके पास बहुत कम टाइम है, तो कुछ पॉइंट को ही पढ़ के जाइए, आपके एग्जाम में बिल्कुल बनने वाला है। तो जो 17 का क्या बोला है, अधिस्थगन के अधीन बैंकों को कार्यवाही या उनका दायित्व किस प्रकार से करना है। तो देखिए यहाँ पर जहाँ केंद्रीय सरकार द्वारा बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 की धारा 45 के उपधारा के 2 के अधीन अधिस्थगन का आदेश सरकारी बैंक के संबंध में किया गया हो। ठीक है, वहाँ रजिस्ट्रार रिजर्व बैंक के लिखित पूर्व अनुमोदन से अधिस्थगन की कालावधि के दौरान क्या क्या करेगी, सहकारी बैंक के पुनर्निर्माण या पुनर्गठन के लिए बोलेगी। सहकारी बैंक किसी अन्य बैंक के साथ सम्मेलन किया जाने के लिए स्कीम तैयार करेगा। 17 का ख देखिए, डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को प्रति समुदाय के नवीन बैंकों का दायित्व देना। ठीक है, अब देखिए जो 18 पॉइंट था ये था रजिस्ट्रीकरण का रद्द किया जाना। अब जो रजिस्ट्रीकरण है उसका रद्द, जब तो रजिस्ट्रीकरण के लिए हमें क्या क्या चाहिए था, क्या नहीं था, आवेदन देना था, चार्टर जो प्रति संलग्न प्रति था उसको देना था। अब रजिस्ट्रीकरण के लिए जो रद्द किया जाएगा वो किस प्रकार से किया जाएगा, यदि कोई सोसाइटी अपनी संपूर्ण आस्तियाँ या दायित्व या अन्य सोसाइटी को हस्ताक्षरित कर देती है या किसी अन्य सोसाइटी के साथ समामेलन कर लेती है, तो ऐसे में क्या होगा, स्वयं को 2 या अधिक सोसाइटियों में विभाजित कर लेती है। तो धारा 18 के उपधारा 1 में ये कहा गया है कि रजिस्ट्रीकरण को समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में एक बार पढ़ लीजिए आप, है ना, मैं तो आपको बता ही दिया। अब देखो, धारा 69 के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है। तो धारा के किस धारा के अधीन सोसाइटी का परिसमापन हो जाता है, तो यह जो है धारा 69 के अधीन यह समाप्त कर दिया जाता है। देखिए, सोसाइटी रद्दीकरण एक ऐसे आदेश की तारीख विघटित समझी जाएगी और वह निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी। ठीक है, अगला देखिए 18 का सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया जाना। तो अभी मैंने आपको बताया किस तरीके से समाप्त होगा। रजिस्ट्रार का यह समाधान हो जाता है कि सोसाइटी उसके आवेदकों द्वारा दुव्य प्रदेशन के आधार पर रजिस्ट्रीकरण कर दी गई हो तथा सोसाइटी का कार्य पूर्ण हो चुका हो या जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी रजिस्ट्रीकृत की गई हो उनकी पूर्ति न हो,
तो सोसाइटियों के रजिस्ट्रीकरण का समाप्त कर दिया जाएगा। कहने का मतलब है जिसके लिए आप रजिस्टर किए हैं उसके अलावा कुछ और काम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, जो सोसाइटी है वो रजिस्ट्रीकृत जो है समाप्त कर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे तीसरे अध्याय में कि सदस्य, उनके अधिकार और दायित्व तथा विशेषाधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगा ये आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से। ये इस प्रकार से जो है तीसरे अध्याय में हमने पूरा जो है सहकारिता विभाग 1960 को समाप्त कर देंगे और इससे बाहर का क्वेश्चन नहीं आने वाला आपके एग्ज़ाम में। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।